साथ ऋषिका गुप्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है। हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और लक्ष्य हासिल करने में मददगार बनेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब ये हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से भास्कर रघुवंशी मौजूद हैं, जो टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लास के डायरेक्टर भी हैं। आपका बहुत स्वागत है भास्कर जी। और सबसे पहले भास्कर जी आपसे यही चाहेंगे कि आप टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले आप यही बताइए कि आपके कोचिंग क्लासेस में आप किस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है वहां पर? जी मैम, मैं सबसे पहले तो बंसल न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो बंसल न्यूज के प्लेटफॉर्म के कारण आज मैं बच्चों से जुड़ पा रहा हूँ, स्टूडेंट से जुड़ पा रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर पा रहा हूँ। और टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस इंदौर में एयरपोर्ट रोड पे कालाई नगर में 2011 से लगातार कार्यरत है, और जिसमें मैं खुद उसका डायरेक्टर हूँ। मैथ्स फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ, फैकल्टी भी हूँ। हम लोगों का उद्देश्य 2011 से 12 तक ये रहा है कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा करा पाएं। हमारे यहाँ पे सीयूटी, आईआईटी, जेई, नीट जैसी क्लासेस लगाई जाती है। ऑल ओवर एमपी से हमारे यहाँ बच्चा आता है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर क्लासेस लेते हैं। हमारी टीम को हमने इस टाइप से डेवलप किया है कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएं और बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर उनको उनके संस्कारों को भी डेवलप कर पाएं और एक बच्चे को ऐसा भविष्य के लिए नागरिक तैयार कर पाएं जिससे वो कि आने वाले टाइम में कुछ अनुभव ग्रहण करके हर क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाए। और बंसल न्यूज का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण आज मैं बच्चों से जुड़ पा रहा हूं। और टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस जो है लगातार 15 वर्षों से कार्यरत है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्लोगन रहा है सर्वाधिक अनुभवी, सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वाधिक सफल, जिसके कारण अभी तक हमने 15,000 बच्चों को लगभग 15,000 स्टूडेंट को सफल बनाया हुआ है, जो आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। कई बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, कई अच्छी जॉब में कार्यरत हैं। जो आज हमको देख रहे होंगे वो भी हमारे लिए प्रसन्नित होंगे और बड़े खुश रहेंगे। ऐसा जी मैम। आपने बताया कि किस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें क्लासेस देते हैं। कितने सालों से आप इसी तरह से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जरा ये भी बताइए कितना टाइम आपके कोचिंग क्लासेस को हो चुका है? जी मैम, 2011 से टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस इंदौर में कार्यरत है, जिसमें 2011 से लेकर अभी तक हमने 15,000 बच्चों को कुछ पढ़ा दिया है। और हम काफी इस चीज में आगे बढ़े भी हैं। और स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा सा स्ट्रगल रहा था 2011, 12, 13 में, लेकिन जो हमने ऐसा जो हमारी मेहनत थी काफी रंग लाई। और 2011, 12 से लेके अभी तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक नंबर 1 पोजीशन बना के रखे हुए हैं। इंदौर में अपना एक ब्रांड बना के रखे हुए हैं। इंदौर में काफी अच्छा हम कर रहे हैं सर जी। जरा ये भी बताइए कि आपकी एकेडमी में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपने बताया कि ऑनलाइन मोड में भी आप क्लासेस लेते हैं। ऐसे में हर कोचिंग क्लास किसी की भी हम बात करें तो सबका अपना अपना तरीका होता है। आपकी कोचिंग क्लास में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक ही बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोशिश यही रहती होगी कि बच्चों को सारी बातें समझ में आए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपकी कोचिंग क्लासेस का तरीका हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सबका अपना अपना तरीका होता है। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस का एक अपना तरीका है जिसमें बच्चों को हम लोग जो पढ़ाते हैं, हमारी खुद की स्ट्रेटेजी है। जो हमारा जो मानना है कि बच्चों को आज भी हम बिल्कुल धरातल पे आके पढ़ते हैं। जैसे कि आज अगर देखा जाए, आज कोई 28 जनवरी को जेई का पेपर था, मैं खुद एग्जाम सेंटर के बाहर जाके बच्चों को, हम लोग क्लासरूम से लेके बच्चों के एग्जाम सेंटर तक उनकी हेल्प करते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो फ्रिक्वेंटली उनको क्वेश्चन बोल के ऑरली करते हैं। और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी तरफ से हेल्प करते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम वहां पे हेल्प करते हैं और उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। हर बच्चे को अपने लेवल पे, क्योंकि हर बच्चा जीवन में खास होता है, तो हर बच्चे को हम अपने लेवल पे लेके आते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं और मेरी टीम है। मेरे पास 18 लोगों का
का स्टाफ है, सभी लोग काफी अच्छे लोगों पे हम तरीके से काम करते हैं। भास्कर जी, जैसे कि आपने बताया कि 18 लोगों का आपका स्टाफ है और अब ऐसे में कोचिंग क्लासेस में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप एवरेज स्टूडेंट्स पर कैसे फोकस करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो एक टॉपर है वो तो आगे निकल जाता है, उसे कैसे भी पढ़ाया जाए उसके दिमाग में चीज़ें जाती हैं, समझ आता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जिसे समझाना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, उनके लिए आप क्या कुछ कोशिशें करते हैं? क्या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह या फिर किसी अलग तरीके से, कोई और तरीके से उन्हें समझाया जाता हो? देखिए मैम, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये आपने क्वेश्चन करा इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा। क्योंकि देखिए कोचिंग में अगर कोई बच्चा आता है तो वो इसीलिए आता है क्योंकि उसको वहां पे पढ़ाई मिले, और एक एवरेज जब बच्चा होता है तो वो कोचिंग जरूर जाएगा, और उसके पेरेंट्स की भी उम्मीद होती है कि वो कोचिंग में उसका अगर बच्चा गया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पुशअप रहे, थोड़ा सा वो आगे बढ़े, परसेंटेज गेन करे। तो एवरेज बच्चों का जो मानसिक रूप से एवरेज होती है, और ये समायोजन करने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए जब क्लास में बैठते हैं तो एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो तो ये उम्मीद करता है कि उसको बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए जाएं और वो आगे बढ़े, अच्छी रैंक लेके आए, लेकिन जो एक एवरेज बच्चा होता है वो उस चीज को गेन नहीं कर पाता है। तो टीचर के सामने ये सबसे बड़ी समस्या, मेरे सामने जितनी भी टीचर्स हैं सभी के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो एवरेज स्टूडेंट होता है, मानसिक रूप से एवरेज स्टूडेंट है, उसकी पहचान कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है शुरू में। जब वो हमसे 2-3 महीने पढ़ लेता है तो हम उसके हाव भाव, उसकी टेस्ट सीरीज से, उसके मार्क्स से ये समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहीं ना कहीं हमसे जोड़ नहीं पा रहा है। तो हम उससे पर्सनली बात करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको इनिशियली छोटे छोटे क्वेश्चन पे लाया जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ उसको करके उसको मोटिवेट किया जाता है। कभी उसको डांटा जाता है, कभी उसको मोटिवेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट किस टाइप का है, उस टाइप से उसको किया जाता है। ऐसा कभी कभी पेरेंट्स का भी इसमें साथ लिया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे को स्टूडेंट के बारे में बताते हैं कि स्टूडेंट हमारा वीक है, इसकी पढ़ाई में फोकस कीजिएगा। ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। हम स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके हर एक स्टूडेंट को लिए उसके अकॉर्डिंग उसके टेस्ट सीरीज अलग अलग होती है, और टेस्ट सीरीज के अलावा उससे बात करके उसको पॉजिटिव करके, कभी कभी तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जान करके कोई इजी क्वेश्चन किसी ऐसे एवरेज बच्चे से पूछ लिया जाता है जो बहुत लो है, तो उसको पॉजिटिव भी किया जाता है। और मेरा तो ये मानना है मैम कि जितने भी अभी तक बच्चे हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में खास नहीं है, सब बच्चे अपनी लाइफ में खास होते हैं। तो सभी बच्चों को हम आगे बढ़ के लाते हैं। एक एवरेज बच्चा और एक ना पढ़ने वाला बच्चा, मतलब मैं एवरेज बच्चे और या पढ़ने वाला बच्चा, ना पढ़ने वाला बच्चा बोलूं तो मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहूंगा मैम। देखिए एवरेज बच्चा जो होता है वो कौन कहलाता है? जो पढ़ने वाला बच्चा वो कहलाएगा जिसने बुक्स के क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, लिख के आ गया, एग्जाम में मार्क्स कर लिया, तो पढ़ने वाला बच्चा कहलाने लगा। जबकि एक ऐसा बच्चा जिसको अच्छे से गाड़ी चलाना भी आती है, घर के काम भी करता है और अपनी हर चीज में, हर क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, फील्ड में एक्टिव है, लेकिन वो बेचारा क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प करते हैं कि आप यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, कि आपको टॉपिक्स क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम उनको हेल्प करते हैं और उसको अलग से भी क्लासेस देते हैं, टाइम देते हैं और पर्सनल उसके लिए गाइडेंस रहता है। उसके बाद उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है और उसकी जो भी समस्याएं होती है तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस के लिए पर्सनल अलग अलग टीचर डेडिकेटेड होता है मैम। बिल्कुल भास्कर जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को मोटिवेट करना। अगर उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है तो वो पढ़ाई में अच्छे तरीके से दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। जैसे कि अभी आपने भी काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया कि कई बार बच्चे व्यस्त होते हैं, घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी होती है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को कैसे बच्चे समझें और अब कितना समय पढ़ाई को देना चाहिए दिन में, ज़रा इसके बारे में भी बताइए। देखिए मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि किसी भी सक्सेस व्यक्ति के जो लाइफ में, सफल व्यक्ति के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल के जो बच्चे हैं बेचारे स्कूलों में ही इतना टाइम जा रहा है, फिर क्लास भी अलग से आते हैं, तो उनके लिए सामने टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये टाइम एजुकेशन के लिए निकालना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है क्लास पे कि अगर एक 12th क्लास का बच्चा है तो वो अलग से टाइम मैनेजमेंट करेगा, 10th क्लास का बच्चा है तो उसके अलग से करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट होता है अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। अब अनुशासन को जैसे बच्चे अपन लोग
डिसिप्लिन बोलते हैं। तो मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूं कि अनुशासन, अनु अपन है, शासन अपने ऊपर लगा दो, नियम कायदे अपने ऊपर लगा दो कि मेरे को इतनी बजे सुबह उठ के पढ़ाई करना है तो उस पढ़ाई को करना ही पड़ेगा। मेरे को इतनी बजे फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को इतनी बजे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतनी बजे मैथ्स पढ़ना है। तो उस अनुशासन में रह के टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्लॉट में बांटते हुए आपको स्टडी करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें आप अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर मेरे को ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें कैसे हेल्प होगी मेरे के लिए, बताइए मैम। बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी, ठीक कहा आपने। अगर स्लॉट्स में डिवाइड करके और टाइम को अलग अलग मैनेज करके अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हर सब्जेक्ट में ठीक ही कहा आपने कि अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय में जिस तरह से आप घर की बात भी आपने की, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेशंस घर वालों को बच्चों से भी होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब इसे दिमाग पर ले लेते हैं तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि फैमिली की बढ़ती एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालती हैं? देखिए मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और आज के जो जनरेशन है इसकी जरूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। स्ट्रेस में बच्चा रहता है क्योंकि पेरेंट्स की भी उम्मीद होती है कि उनका बच्चा भी कुछ करे, और बच्चा जैसे कि जो बड़ी बड़ी क्लासेस की ज्वाइन करता है, जैसे जेई मेंस की क्लासेस कर रहा है, सीयूटी क्लासेस कर रहा है, आईपी मेट की क्लास कर रहा है, या सीपीटी की तैयारी कर रहा है, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां पे जाके कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं एक बड़ा अमाउंट उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं और बहुत सारा उसके ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस डाल देते हैं कि बेटा तेरे को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाई कर, तेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा, तेरे को इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो हमारा सपना है। ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट रहता है। तो मैम ऐसे में बच्चा जो होता है ना वो टेंशन ले लेता है, क्योंकि देखिए बच्चा तो पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए वो कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल में वो टेंशन लेके जब बैठा रहता है कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है सब चीजें। तो मैं पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप बच्चे को फ्रीडम दीजिए। हर बच्चा खास है, बच्चा क्या करना चाहता है उसको फ्रीडम दीजिए। उसको, आज की जो जनरेशन है वो पुरानी वाली जनरेशन नहीं है कि आप उसको मार कूट के पढ़ा सकते हैं। आज की जनरेशन फ्रीडम पढ़ना चाहती है। आप उसको जब उसका मन लगे तब पढ़ें। सुबह मॉर्निंग में अगर वो 7 o'clock उठता है और रात को 12 बजे तक पढ़ता है, बिल्कुल उसको पढ़ने दीजिए। कई पेरेंट्स जबरदस्ती उसका टाइम टेबल बना देंगे कि दिन में तू 2 घंटे सोएगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, रात सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि 4 बजे ही उठ के पढ़े, जब उसका मन लगे तब उसको पढ़ने दें। और बच्चे पे आप अपनी उम्मीदों को, इस टेंशन को, स्ट्रेस को, अपने घर परिवार की जो टेंशन है बच्चों के ऊपर न झेलें। क्योंकि अधिकतर किसानों को मैंने देखा जाता है कि मेरे पास कई जो किसान फैमिली से लोग आते हैं, तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गांव देहात से पढ़ने आते हैं, रूम लेते हैं बेचारे, यहाँ पे खाना बनाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने के साथ साथ जब उसके पापा आते हैं तो उसमें इतनी सारी बातें उसको बोल देते हैं कि बेटा मैं किसान हूं, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, तू करना, इस बार अपने यहाँ फसल खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में जाता है। तो आप उसको टेंशन ना लेने की जगह उसको फ्रीडम दे कि तेरे को ऐसा करना है, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। और पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आप उसको टेंशन न देके, उसकी जो कोचिंग है, उसके जो स्कूल है, उनसे कंसल्ट करते रहें कि वो परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, और उससे टीचरों से मिलने के बाद आप उससे पता करें कि हम बच्चे के लिए पेरेंट्स और टीचर मिलकर और अच्छा क्या कर सकते हैं। सर बिल्कुल भास्कर जी, ठीक कहा आपने कि अगर स्ट्रेस फ्री बच्चे रहेंगे तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर पाएंगे और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें कि हर सेक्टर आज के टाइम में टेक्निकली जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड हो गया है। ऐसे में टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसे आप कैसे देखते हैं और प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या उपयोगिता है? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा है कि आफ्टर कोविड एजुकेशन का तरीका बदल गया है। बिल्कुल 2017-18 के पहले जो कोविड के बिफोर कोविड था, एजुकेशन जो था बिल्कुल ट्रेडिशनल बोर्ड में था, और कोविड के बाद में जैसी ऑनलाइन एजुकेशन का जो चलन चला है उसके बेनिफिट भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस ज्यादा हैं क्योंकि आज जो ऐसा बच्चा जो गांव देहात में रहता है और जो बच्चा गांव से शहर में नहीं आ पाता है, ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ऐसी गर्ल्स होती हैं जो गांव से शहर में आकर नहीं रह पाती हैं या सरवाइव नहीं कर पाती है, तो कहीं भी ऑनलाइन कोर्सेज
ज्वाइन कर लेती है और वहीं से अपनी प्रिपरेशंस करती है। जब उनको टाइम मिलता है तब पढ़ लेती है, वो अपने घर परिवार के काम करते हुए भी पढ़ लेती है। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग भी एक बेहतर भारत में काफी अच्छे लेवल पे साबित हो रहा है, जिसके परिणाम अपने को देखने को मिल रहे हैं। आज गांव देहात के कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग की दम पे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। आईआईटी जैसी जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनको भी क्रैक कर रहे हैं, नीट को भी क्रैक कर रहे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं। मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूं, 2013 से मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन कोविड तक मैं उस पर थोड़ा सा कम एक्टिव था और 2013 से मैं अभी तक यूट्यूब पे जुड़ा हूं। कई बच्चे गांव देहात के मेरे से पर्सनली राय लेते हैं, मेरे से पूछते हैं कि सर मैं जेईई में एडमिशन मैंने एग्जाम दी है, अब काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होगी, क्या नहीं होगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन भारतीय समाज को, भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, जिसके कारण इसके परिणाम ये हैं कि हम कई अच्छी लेवल पे जा रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये भी देखने को मिल रहा है मैम कि आजकल होता क्या है कि कई बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों को अवेलेबल करा देती हैं। उसमें मैं भी है, एक टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस भी बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल कराती है और उसमें बच्चा क्या करता है, कभी कभी आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है। वो क्या करता है, आज कोचिंग नहीं जाते हैं, अपन को रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो वो कोचिंग से बैंक कर देता है। जबकि क्लास में बच्चा आएगा सामने तो उसकी फीलिंग देखी जाती है, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं रहा है। तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस काफी अच्छी सक्सेस है और उसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, जिसके कारण ही आज एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे लोग जुड़ पा रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग के कारण ही बच्चे, गांव देहात के बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं और हर जगह हर नोट्स अवेलेबल है, फ्रीली चीजें अवेलेबल हैं। एक जमाना था जब बच्चे को नोट्स लेना होती थी तो स्कूल के टीचर्स के पास जाना पड़ता था। अच्छा पढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत होती है, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और एक अच्छे नोट्स की जरूरत होती है। आज ऑनलाइन में अच्छे अच्छे शिक्षक भी अवेलेबल हैं, हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है और बच्चा उससे नोट्स को भी फटाफट गेन कर लेता है, ले लेता है। कोई भी चीज बच्चे को नहीं आती है, आज यूट्यूब सर्च कर लेता है। ऑनलाइन सक्सेस क्लास के कारण, ऑनलाइन एजुकेशन के कारण भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके कारण स्टूडेंट सीख भी रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भास्कर जी, ठीक कहा आपने। ऑनलाइन क्लासेस सबसे शुरू हुई हैं, बच्चों को इसका बहुत अच्छे से लाभ मिल पा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बंसल समूह के भी विशेष योगदान रहे हैं। बंसल समूह के योगदान को आप किस रूप में देख रहे हैं, खासकर एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, बंसल समूह एक बहुत बड़ा एजुकेशन का समूह है और इससे मैं पर्सनली भी कनेक्टेड हूँ। एसडी बंसल कॉलेज जो इंदौर में है, आज भी एक क्वालिटी वाइज शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो अपनी अच्छी शिक्षा के लिए इंदौर में जाना जाता है और जो जिन्हें कई बच्चों को एक छोटी सी फीस में, और मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूंगा कि इंदौर में आज ऐसी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई जो बहुत महंगे महंगे फीस पे बच्चों को इंजीनियरिंग करा रही हैं और बड़े बड़े वादे करती हैं, ऐसा है वैसा है, ये चीजें। लेकिन बंसल समूह एक ऐसा कॉलेज है जहां मेरे कोई स्टूडेंट्स भी हैं और जो मेरे एक्स स्टूडेंट हैं जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, टीसीएस में, विप्रो में और कई दूसरी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और जो अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। तो वो बंसल समूह में पढ़ने के बाद में, बंसल कॉलेज में पढ़ने के बाद में, और उसने काफी एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है और बंसल समूह ऐसे बच्चों को काफी अच्छे लेवल पे लेके आ रहा है जो बच्चे बिलोंग करते थे, लेकिन जो बच्चे ऐसे महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते। कई बच्चों को आज एक मार्केटिंग की दुनिया है तो लोग मार्केटिंग के चक्कर में बड़े बड़े कॉलेजों की तरफ जाते हैं, लेकिन बंसल समूह जो कि आरजीपीवी से कनेक्टेड है, आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी अच्छे कई वर्षों से लगातार अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा हुआ है और जिसके कारण आज हमारे उसने काफी ऐसे टीचर्स भी दिए जो मेरे यहाँ भी पढ़ाते हैं, वो एक्स स्टूडेंट्स भी हैं जॉब करने के बाद, बंसल ग्रुप से पढ़ने के बाद, और मेरे पास अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। उन्हें अनुभव दिया है, उन्हें स्किल्स डेवलप की है। बंसल समूह इंदौर में एक अच्छे लेवल पे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भास्कर जी, ये भी जरा बताइएगा कि स्टूडेंट्स को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्योंकि 12th के बाद कई बार स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्षेत्र में अब वो आगे बढ़े। ऐसे में किन क्षेत्रों में स्टूडेंट्स के लिए जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है जहां से वो अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये भी मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि 12th के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है 12th के बाद में। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपने भारतीय समाज में 3 टाइप के लोग हैं। एक बहुत ज्यादा मीडियम फैमिली के लोग हैं और एक बहुत अमीर है, बहुत गरीब और एक मीडियम फैमिली के लोग हैं। जो बहुत अमीर हैं वो कभी बेरोजगार नहीं होते। बिल्कुल। उसका क्यों नहीं होते हैं? उसका रीजन है कि उनके पीछे उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का
एक प्री डिफाइंड वे होता है जिसपे वो चलते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन जो बच्चे गरीब होते हैं उनको तो बचपन से ही नौकरी मिल जाती है, छोटा मोटा काम करेंगे। ये जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं इनको बताने वाला कोई नहीं होता है, ये अपने तरीके से ही रास्ता बनाते हैं, खुद से ही चलते हैं, खुद से ही कोचिंग ज्वाइन करेंगे, खुद से ही कोचिंग ढूंढते हैं। 12th के बाद जब ये डिसीजन लेते हैं तो ये ना टीचर से कंसल्ट करेंगे, खुद से ही कोई सी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, कोई सी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। और ये अपने भारतीय समाज में एक जो भेड़ चाल रहती है वो अलग है। जैसे 2008 के जमाने में, 2009, 10, 8 के जमाने में हर बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता था, और अभी एक ट्रेंड चला हुआ है हर बच्चा CSIT में जाना चाहता। और अभी 2-3 साल पहले एक ट्रेंड चला हुआ था हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा था। तो हर चीज अच्छी होती है, बायोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, हर सेक्टर अच्छा होता है, आप उसको अच्छा करें। और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो हर फील्ड में जॉब की अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पेरेंट्स से, आपके कोचिंग के टीचर से, आपके स्कूल के टीचर से, आपके फैमिली मेंबर में जो भी एजुकेटेड लोग हैं उनसे कंसल्ट करके अपना जो जॉब सिक्योरिटी के है उसी के अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना चाहिए कि 12th के बाद मेरे को जेई की एग्जाम देना है कि नहीं देना है, जेई की काउंसलिंग में कैसे बैठना है, जेई की काउंसलिंग का फॉर्म भरना है कि नहीं। अभी करंट में CUT की एग्जाम चल रही है, CUT की एग्जाम का कई बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं। आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो बच्चों को एडमिशन कैसे मिलेगा। कई बच्चे जेई की एग्जाम में अगर नहीं देते हैं, आप एक बार ट्राई तो करें, आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, पेरेंट्स को बताएं। और इवन कई मीडियम फैमिली के मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और उनको मैं बोलता हूं कि बेटा आपने जेई के एग्जाम क्यों नहीं दिया, तो बोले मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है कि बेटा नेक्स्ट ईयर दे, अभी तो 12th पे फोकस करना। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, देखिए भाई अभी 12th में आपका बच्चा है, इसी साल उसको एडमिशन लेना है और आप उसको बोल रहे हैं कि अभी 12th के बाद में आप अगले साल एडमिशन लेना, तो क्या आप उसको 1 साल के लिए क्या गैप देंगे क्या? बिल्कुल। तो आप हमेशा अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को कैरियर के लिए सही डायरेक्शन देना जरूरी है। पेरेंट्स में उसमें बहुत अहम रहता है। किसी भी बच्चे का जो कैरियर होता है वो 2 लोगों पर डिपेंड करता है, एक उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है और एक उसके टीचर्स पे डिपेंड करता है। आज के समय में, भागदौड़ के समय में पेरेंट्स जो है अपने काम में बिजी है, टीचर्स भी कुछ ऐसे लेवल के हो गए हैं जो व्यापारी हो गए हैं। तो अच्छे टीचर्स को सर्च करके, अच्छे लोगों से जुड़ के बच्चे को अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि मेरे फैमिली में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाओ, अगर आपकी फैमिली में अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो बिल्कुल मैकेनिकल की फील्ड में जाओ। अगर एक बच्चा 10th क्लास में वो सोच रहा है कि मेरे को बायोलॉजी लेना है कि PCM लेना है कि कॉमर्स में लेना है, तो आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखो कि आपके फैमिली में अगर कोई CA है तो बिल्कुल उनसे राय लेके आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप उस फील्ड में जाओ। साथ में मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज के भारतीय समाज में एक गलत अवधारणा पनप रही है। यहाँ पर लोगों के अंदर, स्पेशल पेरेंट्स के अंदर, हो सकता है कई पेरेंट्स को मेरी ये बातों से गलत भी लगे कि पेरेंट्स में, भारतीय समाज में अब जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि बेटा तेरे को ये मैं काम नहीं करने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक नाई है तो वो अपने बच्चे को नाई का काम नहीं करने देता। तो ये चीजें गलत है। देखिए हर काम में प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, समस्याएं सब में होती है। अपने बच्चे को आप अपने व्यापार में भी पढ़ाएं, उसको आगे अपने लेके आएं, पढ़ा लिखा के आप उसको आगे लेके चलें। अगर आपका एक स्कूल है तो आप बच्चे को स्कूल लेके जाएं और उस स्कूल के बारे में आप बताएं। हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल लेवल में आपसे अच्छा कुछ अच्छा ग्रो करके दिखाए। आज फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग क्लासेस है टॉपर्स पॉइंट, आज मेरा लड़का अगर भी मैथ्स पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा तो उसको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इसलिए अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए एजुकेशन के अपने करियर को सिलेक्ट करना चाहिए। और करियर सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसमें आपके फैमिली मेंबर की, अनुभवी लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग वाले लोगों की या चमक दमक वाले कॉलेजों से बच के रहें। देखो क्या होता है कि कॉलेजों में आप जाते हैं, कई बच्चे जब करियर सेलेक्ट करते हैं तो बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है, वहां के प्लेसमेंट को देखें, वहां के बच्चे से पूछें। देखिए हमेशा बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा गलत नहीं बोलेगा। किसी भी संस्थान के बारे में अगर आप वहां पे बच्चों से पूछेंगे तो बच्चा आपको सही बताएगा कि भाई इस कॉलेज में प्लेसमेंट है और इस कॉलेज में सब चीजें। पेरेंट्स का मार्गदर्शन मिले, इसी के साथ जिस फील्ड में वो चाह रहे हैं, अगर उस फील्ड से पहले से कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उनका मार्गदर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आपने ये बताया, ये भी जानना चाहूंगे मैं आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर बार बार उनको फेलियर मिल रहा है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे में असफलता से डरने वाले बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए असफल कुछ नहीं होता है। एक कहावत है कि अपन वो करना चाहते हैं
जो अपन सोचते हैं और भगवान वो कराना चाहता है जिसने के लिए उसने अपने को बनाया हुआ है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपने प्रयत्न किया है। और मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगा, मैंने आईआईटी की एग्जाम दी, मैं आईआईटी में नहीं निकला तो मैं बहुत नर्वस फील किया। लेकिन आज जब मेरे को पता था कि टीचिंग फील्ड में आके मेरी ज्यादा जरूरत बच्चों को थी, तो इसके कारण से मैंने बच्चों को के अपर लेवल पे ले गया और मैं अकेले इंजीनियर बना था। आज मैं हर साल बहुत सारे इंजीनियर को बनाते जा रहा हूँ। बिल्कुल, यानी कि कोशिश करते रहो तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया भास्कर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।